ओलंपिक 2024 में 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का तीसरा कांस्य पदक है। श्री कुसाले की उत्कृष्ट उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वप्निल कुसाले जी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को भी शुभकामनाएं देता हूं। शून्यकाल में क्वेश्चन नंबर 161। एक मिनट, माननीय सदस्य, शून्यकाल चले जब विषय प्रश्नकाल में किसी को अलाउ नहीं किया जाता। श्री राजकुमार चहार, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। जब शून्यकाल चलेगा तो मैं व्यवस्था देखकर आपके सवाल पर इजाजत देने का प्रयास करूंगा। अभी प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल में एक व्यवस्था मैंने दे दी है कि प्रश्नकाल में कोई भी नहीं उठाएगा। A statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी औषधियों और बीमारियों के इलाज और बचाव के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं और आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में औषधियां और उपकरण भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी औषधियों और उपकरणों के सीलिंग मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते, जिससे औषधि व उपकरण निर्माता 10 गुनी निर्धारित MRP उस पर अंकित करते हैं, जिससे मरीजों और उनके परिवारीजनों को शोषण होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इससे बचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही प्रस्तावना की है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत सभी स्वास्थ्य जगत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इनको जो डिटेल है, जिस तरीके से हमारा विभाग काम करता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM इसके माध्यम से जो बहुत ही आवश्यक और जानलेवा बीमारियों के लिए इलाज के लिए जो दवाई होती है, उसको उसमें एसेंशियल मेडिसिन्स में डालते हैं और लगभग 388 मेडिसिन्स 388 मेडिसिन्स इसमें जोड़ी गई हैं। और इसके बाद हमारे जो टोटल ड्रग्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो टोटल ड्रग्स हैं दोनों मिला करके शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, वो लगभग 4,348 प्लस है, यानी 4,348 और लगभग उससे कुछ ज़्यादा है, और जिसमें से 388 शेड्यूल्ड ड्रग्स में आती है और उसमें मेडिकल डिवाइसेस भी आते हैं। ये जो NLEM में जो ड्रग्स आते हैं उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी उसके शेड्यूल 1 के उसको फिक्स करती है, और जो 388 ड्रग्स जो एसेंशियल ड्रग्स में आते हैं उनको छोड़ करके भी जो फॉर्मुलेशंस के ड्रग्स भी होते हैं उनके भी प्राइसेस को सील किया जाता है, और लगभग इसमें 926 फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसको इसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ
जो हमारे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा DPCO है, उसमें जो कंट्रोल ऑर्डर है पैरा 19 में, उसके तहत भी हम इसके मार्जिन को कैप करते हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से दवाइयों को कंट्रोल करने का प्रयास हुआ है। ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन अप्रोच जो है, उसमें हम देखते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स, उसमें भी मार्जिन परसेंटेज 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। और लगभग 42 एंटी कैंसर ड्रग्स को भी हमने इसमें जोड़ा है। तो इस तरीके से हम कैपिंग करते हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने पूछा कि साधारण व्यक्ति को इस तकलीफ से बचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो जो ड्रग्स एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो ज़रूरी ड्रग्स हैं, उनको भी हम प्राइसिंग करते हैं और उनके ट्रेड मार्जिन्स को भी हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन 2 कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो नए चलाए गए, वो है जन औषधि का कार्यक्रम। और जन औषधि के कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जो जेनरिक ड्रग्स के रूप में हम सेल करते हैं, और उसमें लगभग मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में हम उसमें 1965 ड्रग्स हैं और 293 सर्जिकल आइटम्स हैं, और लगभग 50 to 80% लेस देन द मार्केट प्राइस में हम वो दवाइयाँ और वो सर्जिकल आइटम्स खरीद सकते हैं। और इसमें लगभग अभी तक 28,000 करोड़ रुपए का पेशेंट को लाभ हुआ है। 28,000 करोड़ रुपए का पेशेंट को लाभ हुआ है। और ये 12,600 जन औषधि केंद्र हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हुआ है कि 2027 तक ये जन औषधि केंद्र 25,000 खोल दिए जाएंगे, 25,000 खोल दिए जाएंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति, और इसमें मुझे खुशी होती है बताते हुए आपको कि कैंसर ड्रग्स 80% रिडक्शन है, 80% ड्रग्स में रिडक्शन है। उसी तरीके से एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है अमृत, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। इसके तहत लगभग अभी तक 5 करोड़ 14 लाख पेशेंट्स को इसकी सेवा दी गई है, और लगभग 10 करोड़ 673 करोड़ रुपए की वैल्यू के ड्रग्स को डिस्पेंस किया गया। माननीय मणिकम टेगोर जी, आप पीठ पीछे करके मत खड़ा हुआ, और इसमें वो भी दे दूंगा ट्रेनिंग में आपको। और वो भी टोटल सेविंग्स जो हैं पेशेंट, इसमें लगभग 24,273 करोड़ रुपए का पर एनम, ये सीलिंग प्राइसेस के कारण 74,273 करोड़ रुपए पर एनम, ये इसकी प्राइसेस पर कंट्रोल होने के कारण साधारण व्यक्ति को बचत हो रही है। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। औषधि दवाइयाँ लिखते समय डॉक्टरों के लिए यह अनिवार्यता है कि वो दवाइयों को जेनरिक नाम से, अर्थात सॉल्ट के नाम से ही मरीजों के लिए लिखे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, देखने में ये आता है कि डॉक्टर्स को जब मरीज दिखाने जाते हैं तो वो उनके पर्चे पर वो ब्रांडेड दवाइयों के नाम लिखते हैं, जिसके कारण से मरीजों को और उनके परिवारीजनों को बहुत महंगे दवाइयों को खरीदना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये अनिवार्यता जो डॉक्टर्स के लिए दी गई है, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल के 2002 के रेगुलेशन संख्या 1.5 वो 6.3 में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिसिन लेने के लिए ब्रांडेड जो दवाइयों के लिए मजबूर करते हैं डॉक्टर, वो मजबूर न करें। इसके लिए सरकार की क्या योजना प्रस्तावित है, कृपया इसके बारे में उल्लेखित करने की कृपा करें। वहीं मेरा एक निवेदन कह के मैं बात पूरी करता हूं कि आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज 1854 से बना है, लेकिन अभी तक उसे एम्स का दर्जा साहब नहीं मिला है। सबसे पुराना भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज है, तो एम्स का दर्जा भी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। विभाग की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ लगातार बातचीत होती है,
और ये हम हमेशा प्रयास करते हैं कि वो जेनरिक मेडिसिन लिखें, लेकिन जेनरिक मेडिसिन की व्यवस्था जन औषधि के तहत कर दी गई। कीर्ति आजाद जी। अध्यक्ष जी, अभी लाभ की बातें बताई जो बहुत प्रसन्नता की बात है स्वास्थ्य मंत्री ने। मैं उनसे कुछ जो हानि हुआ है उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे MRP के ऊपर बेची जा रही है, जिसे कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने भी देखा है, और ऐसी लगभग 384 कंपनियां हैं जिसमें से केवल एक है जिसने 1500 करोड़ का गबन भी किया है। और पिछले आंकड़े में जो मुझे राज्यसभा से आपका एकत्रित किया आपके जवाब में कि केवल 72.73 करोड़ 72.73 करोड़ एकत्रित हुआ है। तो इस पैसे को वापस लेने के लिए और ऐसे लोगों को जो दवा ज़्यादा दाम पर बेच रहे हैं और गरीबों को नुकसान हो रहा है उसको दंडित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री ये जी। इसी से संबंधित है। देखिए, मैंने बताया कि हमारा सिस्टम बड़ा रोबस्ट है और हमारे सिस्टम के तहत इन सारी चीज़ों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। माननीय सदस्य ने किसी एक स्पेसिफिक केस की बात की है, उस ये प्रश्न जो जी माननीय मंत्री जी, उसमें जो स्पेसिफिक अगर कोई हमारे को ये लिखित देंगे तो ज़रूर उसके ऊपर भी कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 163 श्री अरुण भारती। क्या लोकसभा में नहीं करते हैं? सर 162 क्वेश्चन 162 श्री क्वेश्चन नंबर 162 अरुण भारती। नो। डॉक्टर अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 सर। सवाल पूछ 162 सर। in the table of the house. मैं मेरी बात पे भी संशोधन कर लूं। मैंने राज्यसभा बोला है, राज्यसभा भी नहीं बोल सकते, दूसरा सदन ऐसे बोलते हैं। माननीय सदस्य प्रश्न पूछे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्कीम तो अच्छी बनाई है आयुष्मान भारत वाली, पर जो मैं अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में शिकायतें मिल रही हैं मेरे को, एक तो इसका कार्ड बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहली बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या कोई लिमिट लगा दी है उसके ऊपर? दूसरा, किसका बहुत सारे किसका कार्ड? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड का तो प्रश्न नहीं है। तो सर उसी का है, आयुष्मान का ही है, उसी का है सर। चलिए, हाँ उसी का है सर। सर दूसरा जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होते हैं जो फ्री ट्रीटमेंट वाले, वो बहुत सारे गरीबों को रिफ्यूज करते हैं। माननीय मंत्री जी बताएं कि कैसे इसका हल किया जाए, क्योंकि वो लोग तो हमारे पास आ जाते हैं कि साहब मेरा इलाज करा के दो। धन्यवाद सभा अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के सामने एक आंकड़ा मैं रखना चाहती हूँ उनके अपने लोकसभा क्षेत्र का, चूंकि उन्होंने आयुष्मान भारत के कार्ड्स की संख्या का विषय उठाया है। अभी तक फतेहगढ़ साहिब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम 2,17,555 कार्ड्स बना चुके हैं। अगर मैं आपके राज्य की बात करूं तो पंजाब में हमने अभी तक 84.97 लाख इतने कार्ड्स बना दिए हैं आयुष्मान के। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूं कि हमने जब 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया झारखंड से, तब हमारे पास जो बेनिफिशियरी बेस था वो 10 करोड़ 74 लाख का था, जो सब्सिक्वेंटली बढ़कर 12 करोड़ 34 लाख का हो गया। और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड्स का क्रिएशन है वो तेजी से आगे बढ़े। इसमें कुछ राज्यों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिसमें मेरा अपना गृह राज्य उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, ऐसे तमाम, आंध्र प्रदेश है, ऐसे तमाम राज्य हैं, महाराष्ट्र भी है।
सर, आयुष्मान कार्ड और तेज गति से बने, इसके लिए हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आयुष्मान आपके द्वार। आयुष्मान आपके द्वार एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आशा है, एएनएम है, इनको भी हम घर घर डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेज रहे हैं और ये जाकर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप आइए और अपने कार्ड्स बनवाइए। और इसके लिए हमने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया है। साथ ही सर, हमने 6 एजेंसीज भी नॉमिनेट किए हैं जिससे कि आयुष्मान कार्ड बहुत तेजी से बन भी सके और उनका लाभ हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको मिल सके। श्री बेनी बेनन जी, सर, आपने दूसरा प्रश्न आप माननीय मंत्री जी, आप सदस्य को कैसे कर सकते हो कि दूसरा प्रश्न पूछो? सर, नहीं, 2 पार्ट नहीं होता। इनका क्वेश्चन नंबर 1 अरुण भारती का है और 1 मिनट व्यवस्था बता दूं, अरुण भारती और डॉक्टर अमर सिंह। अरुण भारती जी को एक सप्लीमेंट्री अलाउ है, लेकिन सेकंड नंबर को एक ही प्रश्न अलाउ होता है। sir, thank you, Speaker, sir. Sir, this Ayushman Pradhan Mantri Jan Yojana is a health insurance scheme. It was launched in 2018 to provide health coverage to 50 crore people. Sir, there has been instance reported where hospitals have experienced delay in the reimbursement of claims. This is in turn has led to the hospital refusing to accept the patient. Has the government noticed the issue for delay? And if so, what steps have the government taken to avoid the delay for in reimbursement? माननीय मंत्री जी। सर, आयुष्मान भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ अश्योरेंस प्रोग्राम है जो मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया। हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बेस है जिसमें बॉटम 40% लोगों को हम टर्शरी और सेकेंडरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हमने जो बेनिफिशियरी बेस आइडेंटिफाई किया था उसमें बहुत सारे राज्यों ने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चला रहे थे उसके भी जो बेनिफिशियरीज थे उनको भी कन्वर्ज किया। जहाँ तक सेक्ट डेटा के अनुरूप आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज की बात है उसमें हम इलाज के लिए स्टेट्स के साथ 60-40 की शेयरिंग करते हैं और किसी भी राज्य में जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो हमारी तरफ से जो भी फंड्स स्टेट्स को रिलीज होने होते हैं उसमें कभी कोई देरी नहीं होती है। लेकिन जो एडिशनल कभी कभी स्टेट्स ने बेनिफिशियरीज ऐड किए होते हैं जिनका खर्च स्टेट्स को उठाना होता है उसको लेकर कभी समस्याएं जरूर आती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब भी विकसित होती है वी ऑलवेज टॉक टू द स्टेट्स, कम्युनिकेट विद देम एंड दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व्ड। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव ग्रीन चैनल पेमेंट का भी शुरू किया है। So this initiative is intended to expedite the claim settlement so that we see more and more participation of the empaneled hospitals. Hospitals which have a clean record, we give them 50% of upfront payment. So that is how we try to expedite this whole process. श्री अरविंद सावंत जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरा एकदम पॉइंटेड सवाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो ट्रस्टीज़ के हॉस्पिटल है, उन्होंने इसमें आयुष्मान भारत की योजना स्वीकारी है, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है वो स्वीकारते ही नहीं सर। हमारे परेल में एक गले निगल करके हॉस्पिटल है, उनको पहले पूछा ये आयुष्मान भारत के अंदर क्यों नहीं करते, तो बोले इंश्योरेंस के पैसे समय पे नहीं आते। तो ऐसे जो अस्पताल है उसके लिए आप क्या कर सकती हो, क्योंकि उसमें उनको इम्पैनल में लाना बहुत आवश्यक है। अब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन देखोगे तो 1024 अस्पताल है, बहुत कम है अगर आप कर्नाटका या किसी से कंपैरिजन करोगी तो क्या उसके लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल में नहीं आना चाहते जानबूझकर, ट्रस्टीज वाले आते हैं, प्राइवेट वाले नहीं आ रहे हैं, मैंने नाम जानबूझकर लिया तो ताकि आपको डिफरेंशिएट मालूम पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे मेरी प्रार्थना है। और इंश्योरेंस के पैसे समय पे देने की बात। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा आपने हिस्सा है आपके प्रश्न का क्लेम सेटलमेंट का, वो मैंने इससे पहले के उत्तर में स्पष्ट किया। जहाँ तक एम्पैनलमेंट का विषय है, हमारी ये कांस्टेंट कोशिश रहती है कि जो एम्पैनल्ड अस्पतालों का नेटवर्क है उसको हम बढ़ाते रहें। इसके लिए सर
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज से निरंतर बातचीत करती रहती है और हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशंस वगैरह हैं उनको हम रेगुलरली टच करते हैं। अगर उनको इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है तो हम वर्कशॉप के ज़रिए उनको अवेयर भी करते हैं। उनके कोई एप्रीहेंशंस या क्लैरिफिकेशंस होते हैं उसको भी हम दूर करते हैं। जो पैकेजेस वगैरह हमने बनाए हैं, हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस, उसको भी हमने समय पर रिवाइज किया है। अभी हम उसको 1949 प्रोसीजर्स तक ला चुके हैं और स्टेट्स को हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है और क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी जो हमारी सारी प्रक्रियाएं हैं वो हम विस्तार से सारे हॉस्पिटल्स को समझाते हैं, यानी उनको हैंड होल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको हम अवेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा को हम जोड़ते भी हैं। और सर इसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है क्योंकि जब हमने 2018 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था उस वक्त जो एम्पैनल्ड अस्पतालों की संख्या थी वो लगभग 8000 थी, लेकिन आज वो बढ़ के 29,281 हो चुकी है। आज इस विभाग पर एक लंबी चर्चा है। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में कर दे, बाकी जब इस विषय पर चर्चा होनी है। 163 श्री प्रभाकर रेड्डी। माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, thank you for giving me the opportunity, sir. Sir, I would like to tell you that about 65 crore individuals are covered under Ayushman Bharat health card. I would request the concerned minister that there is about 5 lakhs coverage at present for a family per year. I would request him, and the procedures now under this is about 1929. Our Andhra Pradesh government has got about 3,257 procedures. I request the minister whether the coverage, health coverage can be increased to about 15 lakhs and the procedures also increased to 3,250 procedures. Honorable Mantri ji. माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स और ABDM पर है और ये प्रश्न आयुष्मान भारत के कवरेज को बढ़ाने का नहीं है। ये प्रश्न जो है वो हमारे आभा कार्ड के बारे में है और आभा कार्ड के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हमने इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं, कोर कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ABDM में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम जो 4 रजिस्ट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, वर्टिकल रजिस्ट्रीज़ को। एक तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दूसरा हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री यानी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्री, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज यानी हमारी इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्री, और ड्रग रजिस्ट्री यानी हमारे केमिस्ट जो हमको दवाइयों को सप्लाई करते हैं उसकी रजिस्ट्री। ये 4 को एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रपोजल है और उसके 3 गेटवेज हैं और वो 3 गेटवेज हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन कंसेंट मैनेजर, इसके माध्यम से हम एंटर कर सकते हैं, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज यानी जो हमारे क्लेम्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI, इसके तहत हम इस गेटवे से हम एंटर कर सकते हैं। कोशिश सरकार की ये है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव से शुरू हुआ है, सारे हेल्थ के स्टेक होल्डर्स से लेकर के, सारे हेल्थ की इश्यूज को लेकर के और सारे पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड से लेकर के वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें और एक जगह पर उनकी सुविधाओं को हम केटर कर सकें, इस बात का प्रयास है और इस प्रयास को इस माध्यम से किया जाए। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। नो। Yes, sir. So the volume of individuals registered on a daily basis and extremely sensitive nature of data, health records being submitted, stored and shared across platform
could the Honorable Minister explain the various steps undertaken by the central government to protect the sensitive and personal data of the fellow citizens who have registered for the Ayushman Bharat health accounts? सर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमारा जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये पूरी तरीके से फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर को यूज़ करता है and it is fully compliant with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act. As my senior minister has explained that there are 4 verticals or 4 components. One of the components is creation of the Aabha ID. This is a unique identification number which is given on a digital health ecosystem to every patient. Patient के जो भी personal health records होते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई centralized repository मेंटेन नहीं की जाती है. पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड का पर्सनल डेटा केवल उसके कंसेंट पर ही शेयर हो सकता है और केवल जो रिकॉर्ड्स हमारे विद रिस्पेक्ट टू आभा आईडी रजिस्ट्री या जो हमारे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की रजिस्ट्री है या फैसिलिटीज की रजिस्ट्री है, दैट इज स्टोर्ड सेंट्रली फॉर द ईज ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी. सो देयर इज नो थ्रेट एज सच insofar as the safety of the personal health record of the patient is concerned. श्रीमती डी पुरंदेश्वरी. Honorable Speaker, sir. Sir, Ayushman Bharat is a wonderful program which helps reduce the out-of-pocket expenditure for the poor, which is pegged at around 39% today. Sir, our former Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy ji, had failed to pay the private hospitals and because of the dues that were outstanding, now even Ayushman Bharat is being affected because Arogya Shri, a program run by the state government, is today clubbed with Ayushman Bharat. But having said that, sir, my supplementary would be to question 163, section C, wherein the question asked is about the assessment of the Ayushman Bharat scheme. Sir, as per the scheme norms, every patient who is availing the benefit of Ayushman Bharat is expected to produce his Aadhaar identity and then avail the scheme. But many a times the Aadhaar card is not presented, and then the patient is required to give a written, signed declaration that he would produce it when he goes to avail Ayushman Bharat for the second time. But unfortunately, many a times there have been patients who have been availing the scheme without producing the Aadhaar card. So my question to the Honourable Minister through you, sir, is that has there been an assessment of such kind of pilferages that have been happening in the system? And if so, what are the measures that have been taken to control this kind of pilferage? Thank you, sir. I would like to enlighten the honourable member that the question does not relate to Ayushman Bharat. The question relates to the Aabha card, the health accounts. So, and the minister has explained, and I have also explained how this Aabha card is helpful for the patient and the confidentiality is maintained. As far as the Ayushman Bharat is concerned, although the question is not related to, the question asked is not related to this question, but yes, as far as the Ayushman Bharat PM-JAY program is concerned, it is being run by National Health Authority, and in that National Health Authority there is a constant mechanism of supervision. We also have a direct connect with the state health authorities, and we always see to it the quality of service being given, the payments being done, and the patient satisfaction. All these 3 factors are taken into consideration, and it is a continuous process, it is a regular process which are being done. When there are questions being raised by the members that the claims are not settled, it is sometimes it happens because when the state government does not give its share, then it happens. And there was a previous question also, and I would like to share with you in that previous question. It was stated, Amar Singh ji was asking about that question. I would like to share with it that in state of Punjab, the central government has given its share.
59.96 crore has been released by central share. State has to actually send the demand in an audited statement. Because the state government is not sending the audited statement, we are not able to release the fund for 2024-25. So because of that, वहाँ कुछ दिक्कत आ जाती है या ऐसे states में आ जाती है. I would request the honourable member to see to it that the State Health Authority of Ayushman Bharat should ensure that they should put their shares in time so that the patients are, the hospitals or the institutions get the payments in time. क्वेश्चन नंबर 164 डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, हरिभाई पटेल, ठीक है, ये ठीक विचार है आपका. कम से कम कोई मेंबर नहीं आया तो लिख के तो दे, नहीं आने का कारण. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न नंबर 164. Sir, question number 164. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे गुजरात राज्य में एम्स राजकोट में स्थित है. सरकार यहां हर संभव मदद कर रही है. इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं. मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में सरकार दूसरा एम्स देने का विचार कर रही है क्या, और इसके साथ महसाना नॉर्थ गुजरात का एक बड़ा शहर है. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ एक CGHS केंद्र खोला जाएगा. ये प्रश्न तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ा हुआ है और गुजरात राज्य में राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला गया है. बहुत अच्छा उसका वो आगे बढ़ रहा है और उसको कंसोलिडेट करके ठीक किया जा सके ताकि रीजनल इम्बैलेंस को रोका जा सके और गुजरात के लोग उसकी सेवा ले सके, इसके लिए है. जहाँ तक CGHS का सवाल उन्होंने किया है, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है. एप्लीकेशन देंगे, हम उसको एड्रेस उसका व्यू लेकर के उस पर विचार कर सकते हैं. श्री ए राजा. Due respect to the Honourable Minister and the Government, I am highly disappointed to see the answers given by the Minister. Sir, aims for Madurai in Tamil Nadu was announced way back 4 years back with the assistance of the external fund from the Japan government. In spite of the announcement, no allocation has been made, no preliminary construction has been started. This issue was debated during the 2 elections. Even the Honourable Minister came to Tamil Nadu during the election campaign and he said the Tamil Nadu people are not at all feeling the real national integration. Sir, with due respect, I want to reiterate in this house that we, the people of Tamil Nadu, are second to none to say that we are having full national conscience to maintain the integrity and nationality of the country. आप प्रश्न कीजिए. Sir, I'm coming. Sir, more than 5 years, even in the same house, Okay. a categorical assurance was given by the finance minister that the fund will be allocated. Till no brick, a single brick was not laid down in the place. Sir, the pain is not even the list. Madurai is not there. Is it the correct attitude towards the Tamil and Tamil Nadu, sir? Please clarify. We are highly disappointed. Please. Sir, I respect the sentiments of the honourable member. Madurai has been All India Institute of Medical Sciences, which has been sanctioned and cleared by the cabinet. We are very much concerned because of some technical reasons. It has been delayed, and we accept the delay. But the government is committed, and the work has started, and very soon you will see that the construction work will take place. निशिकांत दुबे जी. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया हमारे इलाके के, जहां की एक डॉक्टर नहीं था वहां एम्स दे दिया सर, मेरे यहां देवघर में. जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है सर कि एम्स में सबसे कम यदि ओपीडी के मरीज कहीं देखे गए तो वो देवघर एम्स में देखे गए.
उसका कारण ये है कि जो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो चाहने के बाद भी, मतलब मंत्री महोदय के बार बार आदेश के बाद भी वो चालू नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि ओपीडी की फैसिलिटी हमारे यहाँ इमरजेंसी के साथ कब तक चालू हो जाएगी, तो कृपा होगी कि उसका महत्व जो है बढ़ जाएगा। मैं माननीय सदस्य की चिंता और उनका कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां खड़ी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 दे आर देयर इन द कैंपस सर्विंग द पेशेंट। The amount of expenditure per patient is very different. It does not match with any other institution. अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूँ आपको, कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में 50 लोग आए, 100-60 लोग आए। इंटरव्यू के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है, faculty will grow, it will take 10 to 15 years to become a international standard faculty of every all India Institute of Medical Sciences, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूँ, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, we do not have the facility in the country and that is why we are going outside. And today Prime Minister Modi has created 22 institutions which are world class standard, और इसलिए अब इसको भरना, हार्डवेयर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू पुट सॉफ्टवेयर इनटू इट टू द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डालने का प्रयास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 165 प्रदीप रोहित। 165 ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बार स्टार क्वेश्चन के जरिए मुझे मौका मिला लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए। मेरा जो सवाल था
और जिसमें हॉनरेबल मिनिस्टर का उत्तर आया है। मैं ये बताना चाहता हूँ हॉनरेबल मिनिस्टर जी को कि एक समय था जो पुराने पद्धति का चिकित्सा, जो हम धन्वंतरी जी को भगवान मानते थे, दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक के डॉक्टर के नाम पे हम जानते हैं उनको, और आयुर्वेदिक का जो पुरातन चिकित्सा पद्धति था वो गंधमार्दन, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, गंधमार्दन मतलब भी हम सब जानते हैं। रामायण के युग में हनुमान ने विशल्यकरणी के संधान पे हनुमान पूरा गंधमार्दन को उठा के ले गए थे। उसी गंधमार्दन पहाड़ के नीचे एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, और उसी आयुर्वेदिक कॉलेज गंधमार्दन में महाभारत बस सुनो, आप प्रश्न पूछो। जी हाँ, वहाँ 2000 ये जो रिपोर्ट्स में आया है, महाभारत सुनाने का किस्सा जहाँ चलता आज के यहाँ। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था सर, उसमें 2000 से ज्यादा बोटानिकल प्लांट्स नर्स उस गंधमार्दन में मौजूद है। उसमें 222 जो कि दुर्लभ वनौषधि के नाम पे जाने जाते हैं, उसका सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। उसका एक सर्वे कराना और उस मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार का अधीन में अगर लिया जाएगा, मेरा प्रस्ताव है, और उस कमेटी वाले भी अपने हिसाब से लिख के दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सर्वे गंधमार्दन के पहाड़ ऊपर कितना जड़ी बूटी है, और दूसरा बार है उसी कॉलेज को अगर केंद्र सरकार लेना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव उनके ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया, जो गंधमार्दन पहाड़ियों पे उन्होंने बताया कि 2200 कुछ वन औषधियों के पौधे या झाड़ वहाँ पर है, लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2009 के दौरान ओडिशा के बारगढ़ के मंदगर्दन पहाड़ियों में कुल 912 पौधों की प्रजातियां पाई गई, जिसमें से 345 प्रजातियां औषधीय पौधों के रूप में वर्गीकृत था, और राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंधमार्दन पहाड़ियों में सिर्फ 220 औषधीय पौधे हैं। मैं उसको नहीं पढ़ रहा, मैं दूसरे पढ़ रहा हूँ उनको। तो अध्यक्ष महोदय, उनका जो प्रश्न यहाँ पर था तो उसका संरक्षण किया गया है, और उनकी जो वनस्पति है उनके संरक्षण के लिए भी आयुष मंत्रालय से निधि आवंटित किया जाता है। उसमें जो वनौषधि के बारे में जो रिपोर्ट आपके पास है उड़ीसा सरकार की तरफ से, वहाँ बिजू जनता दल का सरकार था, वहाँ एक माइनिंग चला रहे थे उन लोग, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था गंधमार्दन सुरक्षा के लिए। उसी मूवमेंट से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उनका रिपोर्ट जो सही नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो विशल्यकरणी वही गंधमार्दन से निकला है, तो एक बार सर्वे उसको आपका डिपार्टमेंट से मैं चाहता हूँ एक आप सर्वे करा सकते हैं क्या। दूसरे बात, वो जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, मोदी जी के आने के बाद ये जो पुरातन चिकित्सा पद्धति को जो बढ़ावा मिला है, पहले तो उसको दबाया गया था, तो उसी आयुर्वेद वहाँ जहाँ 2000 से ज्यादा बोटानिकल मेडिसिनल प्लांट्स नर्स है, अगर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं केंद्र सरकार, तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा अनुष्ठान बन सकता है। इसके बारे में केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव लेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय का काम ही आयुर्वेद को बढ़ावा देना है और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि गंधमार्दन पर्वत पे बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं कि जो आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए उपयोग में ला सकती है। जो पहले का सर्वे था, उनका कहना है कि वो सर्वे थोड़ा ठीक नहीं हुआ था, दोबारा उसका सर्वे किया जाए तो निश्चित रूप से हम उसका दोबारा सर्वे करने के लिए भी हम वहाँ पर PSI को निर्देश देंगे, और निश्चित रूप से जितनी भी वहाँ पर वन औषधियों के पौधे वहाँ मिलते हैं उसकी संरक्षण करने के लिए हम वहाँ पर कोशिश करेंगे। उन्होंने जो SSN विद्यालय के बारे में बताया कि उसको सरकार को अधिकृत करने का प्रस्ताव, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे मंत्रालय की तरफ आया नहीं, और इन्होंने जो जैविक विविध बोर्ड के बारे में बताया, निश्चित उसके माध्यम से भी इसका पूरा सर्वे किया जाएगा। श्री सप्तगिरी उल्का। Speaker sir, I agree with the sentiments of my honorable colleague that the previous BJD government in Odisha, they were into rampant mining and they destroyed most of the tribal areas. Sir, जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम लोग के नीमगिरी पहाड़ में, ईस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारे आदिवासी बहुल एरिया में हम लोग ये वन औषधि यूज़ करते हैं।
गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठा रही है जो कि ये प्लांट स्पेसिस को विच आर हैविंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूसेस, इसका एक आप सर्वे कराओगे क्या? सर दूसरी बात है, आपने बताया कि 6 आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो उड़ीसा में है, इसमें से 5 डिफंक्ट है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है कि इन आयुर्वेदिक कॉलेजेस को फिर से चालू करे? एंड रिसर्च में आप ये बोले कि एक भी कॉलेज कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या आपका कदम है जिससे कि आप ये रिसर्च में सक्षम होंगे? इसके लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं ये आप बताइए। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो पूछा कि ओडिशा के जो 6 कॉलेज के बारे में, निश्चित रूप से हमारा जो काउंसिल है वो उन्हीं को देखता है। स्टैंडर्ड के मुताबिक जो भी काउंसिल के नियम है उसी के माध्यम से ही कॉलेज को मान्यता दी जाती है। और उन्होंने जो एक कॉलेज को मदद देने के बारे में पूछा है, तो उसमें से जो एसएनएन आयुर्वेदिक कॉलेज पैकमल बारगढ़ उड़ीसा में है, इसको 2 हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी बटिया उद्यान यानी हर्बल गार्डन के लिए 12 लाख रुपए उनको दे दिए गए हैं। और दूसरा एक हर्बल नर्सरी के स्थापना के लिए भी 19.2 लाख रुपए को स्वीकृति वहां दी गई है। और कॉलेजों को भी अगर वो हर्बल गार्डन या हर्बल नर्सरी को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय से उनको मदद दी जाती है। श्री मन्नालाल रावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो वनस्पतिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। माननीय आपके जरिए माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, उसने क्या अरावली की पहाड़ियों में जो औषधीय पौधे हैं उसका कोई विस्तृत अध्ययन किया है क्या? और दूसरा, वहाँ गुणीजन हैं जो जनजातीय समाज से आते हैं, वो परंपरागत रूप से इलाज करते हैं, तो क्या उनको भी कहीं सूचितबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है क्या, विचार है क्या? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने पहले ही बताया कि आयुष मंत्रालय का काम आयुर्वेद को बढ़ावा देना, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना, और जो इन्होंने बताया कि जो वैद्य लोग भी गाँव में या देहातों में दुर्गम विभागों में जो इलाज करते हैं आयुर्वेदिक माध्यम से, तो उसी को भी जोड़ने की कोशिश निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पर की जाती है। उन्होंने जो अरवली पर्वत के बारे में, जन औषधि पौधे के बारे में जो यहाँ पर सर्वेक्षण के बारे में पूछा, वो बाहर प्रश्न है, निश्चित रूप से वो अगर लिखित में देंगे तो उसका सभी लिखित में जवाब दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 प्रोफेसर शौकत राय। क्वेश्चन नंबर 166 माननीय मंत्री जी। Laid on the table of the House. Sir, I perused the minister's reply very carefully. There is no doubt that Covaxin is a good vaccine for COVID and internationally accepted as such. But there is a strange case, sir. The Covaxin was developed and discovered by Indian Council of Medical Research affiliated National Institute of Virology. The National Institute of Virology spent 35 crores on developing the vaccine. The minister has given the breakdown of how these 35 crores were spent, including 20 crores for phase 3 clinical trials. But a strange thing happened, sir. The patent which was initially filed was filed alone by a company called Bharat Biotech International Limited. They are given huge publicity, one Krishna Ella. He did not, in the initial application, did not mention ICMR. Later there was a media halla over this. And then they filed a joint application. I want to know clearly from the Honorable Minister as to whether the ministry has questioned Bharat Biotech as to why they did not file a joint application. And if they have not filed, what punitive steps have been taken against them instead of giving them Padma Shri and Padma Vibhushan? The question is very relevant. First of all, I would like to explain how and what is the contribution and how do we go forward in this direction. See, the Indian Council of Medical Research and
NIV, the National Institute of Virology, there was a joint MOU with the BBL, the Bharat Biotech International Limited, and we all together, the program of developing the vaccine was undertaken. Sorry, sir. माननीय मंत्री जी, मैं पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूं। ये जैसा मैंने कहा कि एक MOU साइन हुआ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो इसका पार्ट है, और BBIL में, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच में हुआ, और उसके तहत वैक्सीन को डेवलप करने का प्रोसेस शुरू हुआ। वैक्सीन के 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट तो ये था कि वायरस को आइसोलेट करना, और वायरस को आइसोलेट करने के लिए और उसके चैलेंजेस को स्टडी करना, और टेस्टिंग द वैक्सीन, न्यूट्रलाइजेशन अगेंस्ट द वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2, और उसको BSL-4 में ऑपरेशनल और मिसलेनियस जो काम थे वो करने का था। और लगभग इस काम को पूरा का पूरा काम ICMR ने किया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने किया, और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किया, और उसमें हम लोगों ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए। उसी तरीके से लेबोरेटरी के टेस्टिंग और सैंपल्स के लिए हमने 7+ करोड़ रुपीस खर्च किए, और फेज़ 3 का जो उसके बाद जो डेवलप करने का काम था वह काम वो BBIL ने किया। और इसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, 35 करोड़ रुपीस खर्च किए, BBIL ने 60+ करोड़ रुपए खर्च किए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इसलिए ये जॉइंट वेंचर था, और जॉइंट वेंचर के तहत यह वैक्सीन मार्केट में आई। इस वैक्सीन पर की रॉयल्टी के रूप में ICMR को BBIL ने 172 करोड़ दिए भी हैं। इसलिए ये जॉइंट वेंचर के रूप में ये कार्यक्रम चला। इसमें एक बात ज़रूर हुई कि BBIL ने हमारे IPT को लिख करके पेटेंट के लिए उन्होंने अपना नाम उसमें इंगित किया कि ये BBIL के द्वारा हो रहा है। जब इसकी जानकारी भारत सरकार को और ICMR को मिली, उसी दिन हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि इट इज़ एन MOU जिसमें हमने आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमने 35 करोड़ रुपए नहीं 20 करोड़ रुपए हमने खर्च किए 3rd ट्रायल के लिए, विच वॉज वेरी कॉस्टली एंड विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैक्सीन टू कम इनटू द मार्केट। तो ये जॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उसमें उन्होंने को ओनरशिप एंड को इन्वेंटर में अपना ही नाम रखा और किसी और का नहीं रखा। द मोमेंट वी केम टू नो अबाउट इट, we filed the objection, and I would like to inform this House that it has been corrected. Now ICMR, virology plus our 3 scientists are co-inventor and co-owner of co-ownership उनको मिली है, और उसको हम ऑनरेबल मेंबर, और BBIL ने ये भी माना कि इनएडवर्टेंटली हमारे से आपका को-इन्वेंटरशिप और को-ओनरशिप छूट गया था। सर, ऑर्डिनरी लोग होते तो ये इनएडवर्टेंटली जो मिस हो गया ICMR का नाम देना, उसके लिए उसको पनिश किया जाता, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसलिए इसको खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। ये मैं पॉइंट आउट करने। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, कोवैक्सीन वॉज वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग दी Corona epidemic, and it was also exported abroad. The Prime Minister claimed that Bharat is Vishwa Guru in Covaxin, etc. Would he care to tell us how many shots of Covaxin were manufactured in India, and how many shots were exported abroad to how many countries? Okay. वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि कुल मिलाकर के 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने वैक्सीन पहुंचाई है।
और सब्जेक्ट टू करेक्शन, बिकॉज मेरे पास वो उसके डिटेल्स नहीं है, लेकिन नहीं है, डाटा नहीं है इसमें। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। दादा क्वेश्चन इससे जुड़ा, लेकिन 48 कंट्रीज को भारत ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवा दी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और 220 करोड़ डबल डोज, यह भारत में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है, ये भी हमको एक मिनट, आई स्टैंड करेक्टेड, 7 कंट्रीज में कोवैक्सीन गया है। एक बात बताइए, इसमें कोई आपत्ति है क्या? मैं भी कई दुनिया के देशों में गया हूं और सबने कहा कि भारत की वैक्सीन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मुझे कहा लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 167 श्री राजेश रंजन। 67 माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय, आपके ही आर्थिक सर्वे में अभी जस्ट समय, अभी जो आर्थिक सर्वे आया है उसमें समय पप्पू जी इतना ही है, घड़ी देख लो। सोशल मीडिया, ड्रग्स, इंस्टाग्राम और 70% युवाओं का दैनिक जीवन में सोशल मीडिया पे रहना, लगातार गलत ड्रग्स का सेवन, लगातार आर्सेनिक, आयरन जैसे पानी का सेवन, और इस देश के युवाओं के द्वारा शारीरिक रूप से मात्र 54.4% ही मात्र अपने जीवन देह में उसका उपयोग करना, उसके बाद लगातार मानसिक रूप से तनाव में अभाव, कई आर्थिक सर्वे में आप ही का है। तो क्या सरकार इस ओर, जिसके कारण भारत के युवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसमें मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा ऐसे प्रदेश में लगातार HIV, एड्स जैसी लगातार 60% यूथ के भीतर यह पाया गया अभी, और यह सर्वे में है। तो क्या सरकार इस ओर कोई पहल कर रही है कि सिर्फ WHO की रिपोर्ट नहीं है, कई ऐसी रिपोर्टें हैं मंत्री महोदय जिसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि भारत अन्य देशों के मुताबिक भारत के युवा ज्यादा डिप्रेस में है, ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ज्यादा गंदगी के बीच रहते हैं। इस पर सरकार की कोई पहल है? माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न जो है, जो इन्होंने पूछा है कि इंडिया की अडल्ट पॉपुलेशन फिजिकली अनफिट है क्या, ये WHO की रिपोर्ट को इंगित करते हुए। अब अनफिट के दृष्टि से जो इन्होंने प्रश्न के बारे में कहा है, और उन्होंने कहा है कि 59.9% भारत के लोग अनफिट हैं। मैं थोड़ा सा माननीय सदस्य के माध्यम से देश की जनता को भी जवाब देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि WHO की रिपोर्ट फिट और अनफिट की नहीं है। WHO की रिपोर्ट यह है कि 59.9% लोग सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी एंड इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, इसके बाद बीच की रिपोर्ट है। फिट और अनफिट जब हम बोल देते हैं तो हम इसको बहुत सेंसेशनलाइज कर देते हैं। अब फिट में भी उन्होंने जो सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी बताई है वो है 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी पर वीक, रनिंग, डिगिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, आउटडोर गेम्स, ये करने वाले सफिशिएंट में आते हैं। और उसी तरीके से ये जो WHO की रिपोर्ट आई है, ये सेल्फ रिपोर्टेड स्कीम है, तो इसमें फिट और अनफिट का सवाल नहीं है। सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी करना या इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी करना, उससे सवाल है। और मेरे ख्याल से आप भी और हम भी इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी में ही आते होंगे, और बहुत से सदस्य इसमें आप भी इनसफिशिएंट में ही आते होंगे।
प्रश्नकाल समाप्त। क्या आप सीनियर व्यक्ति हो, क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? मैंने आपको कहा है कि शाम को 6 बजे बाद जब शून्यकाल चलेगा, जब मैं आपको बुलाऊंगा। आप ऑन लाइव माइक नहीं दिया सर। सर 18% GST being charged upon life insurance premium and medicine, we demand to be withdrawn immediately. This GST. माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से संबंधित है, आपकी अनुमति से हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री प्रताप राव जाधव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित क्रम संख्या 3 के सभी दस्तावेज पलट पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज में सदन के पटल पे रखती हूँ। आइटम नंबर 5 श्री पवित्र मार्गेटिया। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Kirti Vardhan Singh, I rise to lay on the table of House the papers related to Minister of External Affairs at serial number 5 in today's revised list of business. आइटम नंबर 6 श्री शांतनु कुमार। आइटम नंबर 6 शांतनु कुमार। With your permission, sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 6 in this today's revised list business. आइटम नंबर 7 श्री संजय सेठ। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेजों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती सावित्री ठाकुर। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन पटल पर रखना चाहती हूँ। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the remaining part of the second session of the 18th Lok Sabha will consist of 1. Consideration of any item of the government business carried over from the today's order papers. It contains discussion and voting on demand for grants 2425 of the Ministry of Health and Family Welfare. And second, discussion on the voting of the demand for grant for the 202425 of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. Second, discussion and voting on demand for grant for 202425 of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Third, bulleting of outstanding demand for grants in respect of Union Budget for 2025. Fourth, consideration of passing of the following bills: the Finance Number 2 Bill 2024. Second, the Bharatiya Vayuyan Vidhek 2024. Third, the Disaster Management Amendment Bill 2024. Fifth, the consideration and passing of the readjustment of representation of scheduled tribe in Assembly Constitution of the State of Goa Bill 2024 after its introduction. Sixth, consideration and passing of
of Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 to after its introduced consideration and passing in Rajya Sabha. Thank you, sir. Item number 10, Sri Jagat Prakash Nadda. Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of the Rule 3B 27, read with Rule 4B of the Rules of Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct one member from amongst themselves to serve as member of the Governing Council of Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, subject to other provisions of the said rules. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री संजय सेठ। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा 1 खंड 1 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष इस सदन से 2 सदस्यों को राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। आपकी अनुमति से मैं उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अधीन इस सदन से 2 सदस्य चुनने का प्रस्ताव रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामले सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? Sir, just 1 minute I want. Sir, 18% GST charged upon LI premium, life insurance, and medicine should be withdrawn. Sir, this GST is anti-people. Sir, this GST is adversely affecting the people of India. So I propose that this proposal should be rolled back. Okay. And government must roll back and GST to above 2 items. सदस्यों, अभी सभा स्वास्थ्य मंत्रालय को अनुदानों की मांग पर चर्चा करेगी। सभा की सहमति हो तो आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस अगले सप्ताह के लिए पुनः निर्धारित कर दिया जाए। अगले सप्ताह रेजुलेशन और बिल दोनों को बारी बारी से लिए जाने का प्रयत्न करेंगे। शून्यकाल के विषय अनुदानों की मांगों की चर्चा समाप्ति के पश्चात लिया जाएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सोमवार को उत्तर का जवाब देंगे। अब सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 46 और 47 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें, जिससे उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो जिन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूदा अधिकारी को दे दें। आइटम नंबर 13 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। श्री तारिक अनवर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया है। मैडम, मैं सदन के माध्यम से अपने कटिहार क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं,
कि उन्होंने छठी बार मुझे ये अवसर दिया और यहाँ उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। आज हम सब लोग स्वास्थ्य बजट 2024-25 पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्षा महोदया, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम सब की ये मान्यता है कि सेहत हज़ार नेमत है। ये हमारी मान्यता चली आ रही है वर्षों से और सेहत के सामने, स्वास्थ्य के सामने बाकी तमाम दौलत वो उसके सामने खड़ी नहीं होती है। तो ऐसी हालत में हम लोगों का ध्यान, देश का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान, सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवा पर पूरी तरह जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि जो इस क्षेत्र में ध्यान देने की बात मैंने कही है उस पे सरकार का क्या दृष्टिकोण है और क्या उन्होंने अभी तक अनुकूल योजनाएं बनाई हैं जिससे हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति सुधरे। अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस विभाग को चुस्त और दुरुस्त और लोगों के सेहत को देखते हुए उस पर कार्रवाई किए जाए या उसके अनुकूल कदम उठाया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक अध्यक्षा महोदय GHS ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का जो इंडिया का रैंक है उसमें 195 देशों में हमारा 50वां स्थान है। अध्यक्षा महोदय, एक समय था कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता था वो बहुत नोबल हुआ करता था। लोग ये कहा करते थे कि धरती पर अगर भगवान की कोई सूरत है तो वो डॉक्टर, क्योंकि वो हमेशा लोगों को जीवन प्रदान करता है। तो इसलिए लोगों का एक बहुत अच्छा एक विचार डॉक्टरों के बारे में या इस प्रोफेशन के बारे में था। लेकिन आज देखा जाए तो ये प्रोफेशन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और ऐसा लगता है कि एक होड़ है कि कैसे इस माध्यम से अधिक धन कितने महंगे हो गए, जो गरीब आदमी, आम आदमी की पहुंच से कहीं बाहर है, तो उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। भारत आज भी, हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, एक विकसित देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत ही चिंता का विषय है कि हम 125 देशों में 111वां हमारा स्थान है। वैसे हालत में मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। अध्यक्षा महोदय, कोविड-19 महामारी के प्रभाव से ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर किया है, क्योंकि हमने उस वक्त देखा जब यह कोविड का प्रकोप हमारे देश में आया तो किस तरह से हमें महसूस हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे स्वास्थ्य का होना चाहिए था वो नहीं था, और जिस कारणवश बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, जाने गई। हम लोगों ने हालांकि कोशिश की कि जो मृत्यु लोगों की जो संख्या है उसको घटाने की या उस पर पर्दा डालने का भी प्रयास हुआ, लेकिन दुनिया के तमाम लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कितनी कैजुअल्टीज़ हुई थी उस समय। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने कि तमाम जो हमारी
जो मौतें हुई थी उसके बारे में बहुत विस्तार से आर्टिकल छापा था, और जिसका ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो भारत के बारे में एक राय थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा कि हम अपने लोगों के स्वास्थ्य और उनके जान की सुरक्षा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूँ, हमारे नड्डा जी नहीं है, इनका भी बिहार से ताल्लुक़ रहा है। तो बिहार जैसे राज्य जहाँ से हम चुनकर आते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज हम लोग अगर देखते हैं वहाँ के संसद सदस्य होने की हैसियत से हमारे तमाम जो अलग अलग दलों में हैं उनको भी ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि तमाम बिहार के जो मरीज़ हैं वो दिल्ली आते हैं, एम्स में एडमिशन चाहते हैं। आज जो हम लोगों का जो संसद सदस्य है उनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है या जिम्मेदारी है वो ये है कि जो मरीज़ बिहार से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं उनका एडमिशन एम्स में हो जाए। एम्स के बारे में जो उसका एक इमेज है वो इंटैक्ट है और लोगों को एक विश्वास है कि अगर एम्स में हमारा इलाज हो जाएगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए लोगों का अधिक से अधिक, और बिहार से लोगों के आने की जो संख्या है, क्योंकि बिहार में पर्याप्त जो स्वास्थ्य सेवा है वो नहीं है। और हम अगर देखें ज़मीनी स्तर पर भी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला मुख्यालय में जो अस्पताल है और जो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं उनकी सेवाएं या उनका जो रख रखाव है वो ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, और लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों का इलाज वहाँ नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, तो वो सीधे दिल्ली आकर एम्स में एडमिशन कराते हैं। वहाँ से भी लोग रिफ़र कर देते हैं कि आप एम्स में जाइए, वहाँ आपका इलाज हो जाएगा। महोदय, पिछले 10 वर्षों से देश इस उम्मीद में बैठा है कि भारत तेज़ी से आर्थिक विकास करेगा और हमारी राजकोषीय क्षमता बढ़ेगी और जिससे सरकार स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो, ऐसा लोगों का अनुमान था। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के कारण सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सब के बावजूद ये आशा की जा रही थी कि ये बजट सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण में मौजूदा अंतर को भरने का कार्य करेगी और संयुक्त राष्ट्र के जो SDG को पर्याप्त करने की दिशा में सही कदम उठाएगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था, जिसका उद्देश्य सभी आयु में सभी के लिए स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है। सरकार ने वर्ष 2018-19 से स्वास्थ्य शेष भी लागू किया गया और इसके बावजूद भी स्वास्थ्य पर खर्च कम हो रहा है। महोदय, आशा थी कि नई सरकार का ये बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के कुछ दीर्घकालीन चुनौतियों का समाधान करेगी और इस कारण बजट से उम्मीद की जा रही थी कि वो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा के ढांचे का निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाएगी, मानसिक स्वास्थ्य संकट का समाधान करेगी, स्वास्थ्य बीमा में सुधार लाएगा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे संबंधित क्षेत्रों का विकास करेगा और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। महोदय, बहुपरिचित आयुष्मान भारत योजना, अभी क्वेश्चन आवर में भी उस पर एक बहुत सवाल था और बड़े विस्तार से उस पर बातचीत हुई, सब सवाल जवाब हुए। तो आज हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत की जो योजना है उसके आज निजी अस्पतालों को मरीज़ मुहैया करने वाली एक योजना बनकर रह गई है। वहाँ जो मरीज़ों को जिस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई शायद वो पूरी तरह प्राप्त नहीं हो रहा है और इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ये
जो सूचना है, ये जो जानकारी है, ये CAG की रिपोर्ट में है, जिसमें ये बताया गया है कि आयुष्मान के से जो निजी अस्पताल हैं वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मरीजों को कम लाभ मिल रहा है और निजी अस्पतालों को ज़्यादा उसका लाभ मिल रहा है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के जरिए योजनाएं तैयार की गई थी। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा 2025 तक अपने स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक करने का लक्ष्य था। महोदया, उच्च व्यक्तिगत खर्च की समस्या और एक चुनौती बनी हुई है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए अधिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में ज़रूरी दवाओं के दाम में भी काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इसको भी सरकार को देखना होगा कि दवाएं अगर उनका दाम सही ढंग से नहीं रखा जाएगा या कम नहीं रखा जाएगा तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। संघीय बजट 2024-25 ने देश की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 90,959 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस वर्ष के बजट में हालांकि कुल स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन इस क्षेत्र का कुल बजट में हिस्सा पिछले कुछ वर्षों के दौरान घटा है। वर्ष 2019-20 में कोरोना काल के पहले तथा बाद में कुल स्वास्थ्य खर्च की गणना GDP के प्रतिशत के रूप में की जाती है तो देखा जाता है कि ये लगातार कम हो रहे हैं। वर्ष 2019-20 में ये GDP का 0.33% था, जो आज घटकर 0.30% रह गया है। वर्ष 2019-20 में कोरोना काल के पहले तथा बाद में कुल स्वास्थ्य खर्च का गणना कुल बजट के प्रतिशत के रूप में की जाती है तो देखा जाता है सभापति महोदया कि ये लगातार कम हो रहे हैं। वर्ष 19-20 में यह 2.5% था, जो आज घटकर 2% रह गया है। तो यह सब चिंता का विषय है। संसद की अस्थाई समिति ने अपने 143वें अस्थाई समिति ने अपने 143वें रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बजट आवंटन की सरकार की जो प्रवृत्ति का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP 2017 द्वारा निर्धारित 2.5 GDP लक्ष्य के साथ कोई मेल नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र को उचित प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर किया गया है। तो मैं इन्हीं और भी समझ मिलता तो कुछ और बातें आपके समक्ष रखता, लेकिन आप समय का अभाव है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। माइक ऑन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। आपने मुझे माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा करने के जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभापति महोदया, इस देश के विकास के लिए जो दो सबसे प्रमुख स्तंभ है वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। मैं माननीय आसन का और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि बजट में कल स्वास्थ्य मंत्रालय का और आज शिक्षा मंत्रालय का और आज स्वास्थ्य मंत्रालय पर चर्चा करा के उन्होंने बता दिया कि इन दोनों विभागों को कितना महत्व यह सरकार देती है। माननीय सभापति महोदया, मैं बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज का
छात्र रहा हूं और अगले वर्ष पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और उसके बावजूद 2014 तक अगर आप देखें तो इस देश में मेडिकल शिक्षा इतनी पुरानी है, उसके बावजूद भी 2014 तक केवल 8,01,000 डॉक्टर ही इस देश में रजिस्टर्ड थे। और यह बताता है कि कांग्रेस की सरकारों ने किस तरह से मेडिकल शिक्षा को नेग्लेक्ट रखा है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुले हैं। 2014 में 51,348 सीटें थी, आज यह बढ़ करके 1,08,940 हो चुकी है। अर्थात मेडिकल शिक्षा में 112% सीटों की बढ़ोतरी हुई है, पीजी में 127% की बढ़ोतरी हुई है। मैं यह भी आपको बता दूं सभापति महोदय, जो ये 51,000 का आंकड़ा दिख रहा है वह दरअसल 30,000 रहता। यह अभी जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी, उस समय 2009 में वो हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मैं भी उसका सदस्य था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री नड्डा जी भी उसके सदस्य हुआ करते थे। और यह उस हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था कि प्रोफेसर और स्टूडेंट का रेशियो 1:1 के बदले 1:2 किया जाए। और इसके कारण ये जो 51,000 सीटें वह थी, यूपीए सरकार ने कभी भी मेडिकल कॉलेज खोलने पर ध्यान देने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय जेपी नड्डा जी पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने और उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हम हर बड़े जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और यह कितने वर्षों से भोरे कमेटी का आज़ादी से पहले का रिकमेंडेशन था कि 50 लाख पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पर कभी यह माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद ही यह निर्णय हुआ। और इसके कारण केंद्रीय सहायता से आज 157 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 75 नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स और 22 एम्स के खुलने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार आज हम देखने को मिल रहा है। WHO ने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि प्रत्येक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, पर यह यूपीए तक के राज में यह एक चिकित्सक पर 1,600 आबादी का बर्डन था। आज हम WHO का मापदंड भी पार कर चुके हैं, आज एक 864 की आबादी पर ही एक डॉक्टर उपलब्ध है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे बजट में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर 4,108 करोड़ रुपए दे करके वित्त मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता बताई। अभी मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा नहीं है, मैं उनको बता दूं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 63% की वृद्धि इस बार हुई है। लेकिन इसके साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हर राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि आप कम से कम अपने बजट का 8% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस देश के जो 4 राज्य जो सबसे कम पैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं वह पंजाब है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। वहाँ किसकी सरकारें हैं मुझे बताने की इसकी आवश्यकता नहीं। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात कहती है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार कर रहे हैं, वही इस देश में अगर कोई राज्य सबसे कम पैसे स्वास्थ्य पर खर्च करता है तो वह राज्य पंजाब है। और वही बिहार जो आमदनी के दृष्टि से सबसे पीछे का राज्य है, वह नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुरूप न केवल स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करता है बल्कि आज मेरे ही अल्मा मैटर पटना मेडिकल कॉलेज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल 5,462 बेड का अस्पताल पटना में खुल रहा और वह पूरा राज्य सरकार के पैसे से खुल रहा। और यह बताता है कि जो एनडीए के जो सरकार जो है वह कितने स्वास्थ्य पर संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी ने जो दूसरा 2014 में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया वह मिशन इंद्रधनुष था। हमारे गांव के बच्चों का टीकाकरण में बिल्कुल छूट जाता था, उसका मुश्किल से 44% ही, हम बात तो यूआईपी कर रहे थे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, पर केवल 44% ही बच्चे थे जो कि जिनका पूर्ण इम्यूनाइजेशन हुआ था।
पर माननीय नड्डा जी ने मिशन इंद्रधनुष का जो इनिशिएटिव लिया उसका नतीजा हुआ कि जो जो पिछड़े ब्लॉक थे, पिछड़े जिले थे, उन पर अलग से बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान दिया गया और आज यह आंकड़ा 44% से बढ़कर लगभग 82% हो गया है। और अब जो ये डिजिटल यू विन प्लेटफॉर्म आया है, इसमें 94% बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन बच्चों को रोगों से बचाने के रोकथाम करने के लिए जो यह सरकार का निर्णय है, उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सरकार का जो तीसरा सबसे बड़ा निर्णय रहा वो आयुष्मान भारत का था। 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की बात केवल भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकती है, क्योंकि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के ही सिद्धांत की बात की और हम सब उसी सिद्धांत पर चलते हैं और अंतिम गरीब व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सके, इसके लिए हम लोगों ने ये आयुष्मान भारत पीएमजे योजना को लागू किया। आज 3 करोड़ लोगों के द्वारा लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और यही 3 करोड़ लोगों की दुआएं हैं जिन्होंने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका इस देश की जनता ने दिया है। वही कांग्रेस ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है सभापति महोदया, लगातार वह तीसरी बार डबल डिजिट में उनके सांसद जीत के आए हैं और यह ऐसा अनूठा रिकॉर्ड है जिसके लिए हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत खुश दिखते हैं, बहुत उत्साहित दिखते हैं। उनका जोश और जज्बा देख करके लगता है कि यह डबल डिजिट आने से कितना खुश हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव डबल डिजिट में रहें, जिससे आपका यह जोश और जज्बा हमेशा बरकरार रहे। सभापति महोदया, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2013-14 में जो बजट स्वास्थ्य का महज 27,145 करोड़ का था, वह आज लगभग 91,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। भारत सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार सुविधाएं दे रही है। हम सब जो मेडिसिन की बात करें, हम सब बहुत सारे मेडिसिन जो भारत में नहीं बनते उन पर हम कस्टम्स ड्यूटी में रिबेट करते हैं। इस बार का भी जो बजट है उसने जो कैंसर के 3 ड्रग्स पर छूट दिया है, इससे 27 लाख कैंसर के मरीजों को बहुत बड़ा लाभ होगा और खास करके ये जो कैंसर के मेडिसिन हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर के बिलियरी कैंसर से पीड़ित रोगियों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार इस बजट में एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स को जो कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रावधान किया है, इससे एक्सरे, सिटी स्कैन, कैथलैब्स तो सस्ते होंगे ही। भारत का जो यह माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अभी जब तक हम ये ट्यूब्स नहीं बना रहे हैं तब तक इनको कस्टम ड्यूटी से छूट देने से भारत में बने हुए सिटी स्कैन, कैथलैब्स की मशीनें न केवल सस्ती होंगी बल्कि यह भारत में भी चिकित्सा सुविधा को सस्ता करेगा। क्योंकि एक ज़माना था जब ब्रेन हेमरेज होता था तो ब्रेन खोलने के बाद ही उसका हम लोग आर्टरी बंद कर पाते थे। आज कैथलैब्स में जा करके बिना ब्रेन ओपन किए हुए सीधे एक कैथेटर डाल करके हम लोग क्लिप करने का काम ब्रेन हेमरेज में करते हैं और ये सब कैथलैब के ही माध्यम से होता है। तो ये जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स के कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है, उससे यहाँ भी मरीजों को मदद मिलेगी और मेक इन इंडिया अभियान को भी बहुत बड़ी गति मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और बहुत बड़ा निर्णय था 2019 में कि उन्होंने केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों को एकीकृत कर दिया। यह इतना बड़ा निर्णय है क्योंकि जो फार्मा जो है वह केमिकल फर्टिलाइजर के अंडर में आता है और स्वास्थ्य सेवा बाकी सभी चीज़ें स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आती है। तो हमेशा यह कन्फ्यूजन भी बना होता था, कार्य भी अच्छा नहीं होता था और हम कहने को तो बोलते थे कि हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, पर सही माने में हम फार्मा पैकेजिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थे। IDPL जैसी सरकारी कंपनियों को बंद करके सारे रॉ मटेरियल्स चाइना चले गए थे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय जो उन्होंने PLI को, फार्मा सेक्टर को PLI दिया, जो मेगा फार्मा पार्क्स बनाए, उसका निर्णय है कि हम पुनः आज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल है उसके हम अब एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर हो चुके हैं और आज हम शान से कह सकते हैं कि हाँ, भारत फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हम जेनरिक मेडिसिन पूरे दुनिया को सप्लाई करने का काम करते हैं और इसका रॉ मटेरियल अब हमें चीन से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार सभापति महोदय, इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। आज चर्चा भी हो रही थी 0 आवर में, आज सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल के कारण,
लोग ज़्यादा से ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं, हम जंक फूड खाने लगे हैं और इसी का कारण है कि अब एक उम्र के बाद हम 56% बीमारियां जो होती हैं वह इन्हीं सब कारणों से होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें केवल टाइप 2 डायबिटीज़ का, तो महज 50 वर्षों में जो टाइप 2 डायबिटीज़ केवल 2% को आबादी को था, आज 20% आबादी को जकड़ लिया और इसका कारण यही जंक फूड और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 86 करोड़ 90 लाख नागरिकों का बीपी, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारियों की स्क्रीनिंग करा के समय पे इलाज करके बहुत सारे हमारे नागरिकों को बचाने का भी, जीवन बचाने का भी काम किया है। और इसके साथ ही जो वॉक्सैलॉन, योगा, इन सबों के माध्यम से 1 करोड़ 60 लाख सेशंस हुए हैं कि भारत के नागरिक हेल्दी लाइफ स्टाइल में रह सकें। इस बजट में हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि रूरल के लिए नहीं है, लेकिन 87,956 करोड़ रुपए प्राइमरी हेल्थ केयर को ही मजबूत करने के लिए दिया गया है। और 2014 में माननीय नड्डा जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में निर्णय लिया था कि हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेंगे। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो लक्ष्य रखा था उससे पहले हमने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल करके आज हमारे पास 1,60,000 SHC हेल्थ वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोलने में हम सब सफल हुए हैं, जहां पे कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी इलाज हो रहा है। और इन एडिशनल PSCs में 105 दवाएं मुफ्त में मिलती हैं और 14 तरह के जांच मुफ्त में होते हैं। वहीं PSC और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में 172 दवाएं मुफ्त में मिलती हैं और 63 तरह के जांच आज हमारे नागरिकों को मुफ्त में इन सब स्थानों पर उपलब्ध है। उसी प्रकार टेली कंसल्टेशन प्रोग्राम में भी 8 करोड़ 50 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए भी मैं माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक दिक्कत की तरफ मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। वह है कि जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या CHC है, इसमें चिकित्सकों की कमी है। हम चाहते हैं कि ये जो CHC है और हेल्थ वेलनेस सेंटर है, इसमें मातृ सेवाएं दें, शिशु सेवाएं दें, सर्जन रहें, फिजिशियन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सर्जन रहें, फिजिशियन रहें, पर इन सबों के लिए हमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की ज़रूरत है। हर CHC में अगर हम देखें तो केवल 10% ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां पे ये चारों स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अब किसी भी CHC को या किसी भी अस्पताल को चलने के लिए हमें इन सब स्पेशलिस्ट की हर हालत में ज़रूरत पड़ेगी ही। हमें पैथोलॉजिस्ट चाहिए, हमें रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। अगर हम प्रेगनेंसी की जांच कर रहे हैं तो हर अल्ट्रासाउंड करना ही पड़ेगा, उसका ब्लड टेस्ट करने ही पड़ेंगे। और यह मेडिकल कॉलेज के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हमें सभी डिपार्टमेंट के PGs का ख्याल रखना पड़ता है, सभी जगह पे पोस्ट ग्रेजुएशन का ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारें जो 112 वर्ष से CPS कोर्सेज चला रही हैं, उनको रिकॉग्निशन की जो बात है उस पर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बच्चों ने महाराष्ट्र में एडमिशन लिया था वह नीट PG क्वालिफाइड थे और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने उनकी काउंसलिंग करके डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लिया था और ऐसे बच्चों की संख्या 23,000 बच्चों की, डॉक्टरों की है। पर अचानक NMC ने जो निर्णय लिया है उसके कारण से इनको कहा जा रहा है कि आप CHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आप स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। हम वो उस स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते हैं अगर हम इन डिप्लोमा कोर्सेज को रिकॉग्नाइज नहीं करें। और उन डॉक्टरों का तो कोई अपराध नहीं है, उन्होंने तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो काउंसलिंग है उसके द्वारा वो लोग गए हैं। NMC कभी कभी फिर से वही MCI की तरफ कार्य करने लग रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उस समय भी जो भ्रष्टाचार होते थे, जानबूझ के ऐसे नियम बनाए गए थे कि मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिनका और इतना मुश्किल कर दिया गया था कि मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि न केवल गुजरात और महाराष्ट्र में बल्कि इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज को, 2 साल के कोर्सेज को राज्यों में प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे इसी NMC ने एक निर्णय किया था कि अगर डॉक्टर कम है तो हम रूरल डॉक्टर्स बनाएंगे, लेकिन जो MBBS पास डॉक्टर है उसको 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है?
यह मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पीसीपीएनडीटी एक्ट है, आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके अल्ट्रासाउंड किसी सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स किया है एनएमसी के एक निर्णय हाईकोर्ट से, ये पूरा का पूरा निर्णय बदल दिया गया। तो इस पर मैं कहूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान देंगे, नहीं तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत का मैं एक उदाहरण भी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं आपके अनुमति से मध्य प्रदेश सरकार का यह एडवर्टीजमेंट सभा पटल पर रखता हूँ। इसमें कहा गया है, मध्य प्रदेश में फर्स्ट रेफरल यूनिट के संचालन हेतु निश्चेतना विज्ञान विभाग एनेस्थेटिस्ट की भर्ती आप तय करें, हम भुगतान करेंगे, सैलरी अप टू 3 लाख पर मंथ। तो एक तरफ, और इसमें क्वालिफिकेशन है एमडी डीएनबी डिप्लोमा ऑफ एनेस्थेसिया। तो जब और ये स्थिति केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश ने ये पूरा दिल्ली में एक पेज काट दिया, ये हर राज्य की स्थिति है। बिना एनेस्थेटिस्ट के आप सिजेरियन कैसे कीजिएगा, और आप बिना चाइल्ड के इस पे डीसीएच के या एमडी पीडियाट्रिक्स के उन बच्चों की जान कैसे बचाइएगा, इसको करने के लिए अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी कैसे कीजिएगा। तो इन सबों में राज्य सरकारें जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रही हैं, मध्य प्रदेश भी इसको रिकॉग्नाइज करता था, पर ये पूरा एनएमसी का निर्णय इसको बदल दिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार से इन्होंने माननीय नड्डा जी के निर्णय से आज 2030 तक कहीं चिकित्सकों की किसी गांव में कमी नहीं रहेगी, उसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी डिप्लोमा कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए एनएमसी को प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिए, जिससे कि इंटरमीडिएरी स्पेशलिस्ट की कमी दूर हो जाए। मैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अभूतपूर्व बजट का समर्थन करते हुए अपने विरोधी दल के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया कर वो पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों से कहें कि वह अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाएं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि हम हिंदी में भी स्वास्थ्य का शिक्षा देंगे, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि अपने मातृभाषा में शिक्षा देना। मैं अपने तमिलनाडु के भी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हेल्थ से की शिक्षा वो तमिल में उन्हें भी देनी चाहिए। इस पर जैसे मध्य प्रदेश और बिहार की तरह उनको भी इस पर फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रथम कार्यकाल भारत के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए सदैव याद रखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी का दूसरा कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत इस बजट के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ, जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं वह सभा पटल पर अपना भाषण रख सकते हैं। माननीय सदस्य श्री लाल जी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर देने का काम किया है। मान्यवर, जहाँ सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा देश के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 9 प्राथमिकताएं अपनी गिनाई बजट का, उसमें स्वास्थ्य को रखने का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ ये स्वास्थ्य का जो के बगैर कहते हैं ऊपर भगवान है नीचे डॉक्टर है, और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य का जो बजट है वो इस वर्ष 23-24 के मुकाबले, मैं जीडीपी के अनुसार मैं नहीं कहना चाहूँगा, उसके अनुसार तो हमने 2017 में नेशनल स्वास्थ्य मिशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम जीडीपी का करीब 2.5% स्वास्थ्य के बजट पर खर्च करेंगे, जो अभी 0.28% है केंद्र का। मान्यवर, लेकिन दूसरी तरफ जो टोटल बजट है उसका जहां 2023-24 में परसेंटेज था 1.91, वहीं 2024-25 में जब क्रांतिकारी बजट कहा जा रहा है तो स्वास्थ्य का बजट हो गया 1.81%। माननीय सभापति महोदया जी, 2024-25 के हेल्थ सेक्टर पर अगर हम 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार माने
तो जहां ये कहा गया था कि 2.5% हम खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अनुसार इसका जो बजट होना चाहिए था वो 3.3 लाख करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन वो हमने पूरा करने का काम नहीं किया। माननीय डॉक्टर जायसवाल जी स्वयं डॉक्टर हैं और इसलिए इस विधा के बारे में पूरी जानकारी रखने का काम करते हैं। आज इस देश में 75 वर्षों की आज़ादी के बाद जब हम अमृत काल मना रहे हैं, तो जहां गरीब जिस तरह से प्रत्येक दिन वो अपना घर द्वार भी बेचने को तमाम बीमारियों में मजबूर हो रहा है, हम उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, केंद्र का जो खर्च है वो 11.5% है स्वास्थ्य पर, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 55%, 55.10% है। जो नहीं, मैंने आपकी तारीफ किया, मैंने आपकी तारीफ किया, आपकी तारीफ किया। मान्यवर, ये मेरा समय ले रहे हैं। माननीय सदस्य, बाद में मैंने तो आपकी तारीफ किया, कर रही हूँ, प्लीज। मैंने आपकी तारीफ किया। बैठिए, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात जारी रखिए। मान्यवर, खड़े रहे, आपका समय कम हो रहा है। माननीय डॉक्टर साहब, मैंने आपकी तारीफ किया कि आपने उस महत्व को समझा है और डॉक्टर होने के कारण तमाम परेशानियों को जानने का काम किया है। आप अपनी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, चूंकि आप उस बात के जानकार हैं तो इसलिए आपने सारी उन बातों को रखा है। माननीय महोदया जी, आज भी हम प्रत्येक दिन आप भी सांसद हैं महोदया जी, आपके पास भी तमाम सिफारिश भी जो मेडिकल कॉलेज, अब इतना कम मेरे पार्टी का समय है मान्यवर, और इस तरह से आप मुझे इतने जल्दी सीमित न कर दीजिए। माननीय सदस्य, आप अकेले नहीं हैं, नहीं, मैं और भी सदस्य हैं, इसलिए 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट हमने जो पाके जिस तरह से माननीय, जिस तरह से इसमें जो है